हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल देखा था। तो आज की क्लास जो हमारी है वह मध्य प्रदेश की मध्यकालीन इतिहास पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि ऐसे कौन से शासक थे जो कि हमारे मध्य प्रदेश पे शासन किए हैं, किस वंश का शासन हमारे मध्य प्रदेश पर रहा है। इसके अलावा उससे जो विभिन्न तथ्य निकलते हैं जो कि हमारे पीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है वह कब, हर्ष की मृत्यु के बाद। हर्ष की मृत्यु के बाद सन 648 ईस्वी में मध्य प्रदेश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया था। मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे जिनमें से अधिकांश पर शासन किसका था, राजपूतों का था। मतलब पूरे मध्य प्रदेश पर अगर हम बात करें तो राजपूत शासक ही शासन कर रहे थे। मालवा की बात करें तो मालवा में परमारों का, विंध्य प्रदेश में चंदेलों का, महाकौशल प्रांत में कलचुरियों का शासन था। तो इस प्रकार से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में किसका शासन चल रहा था, राजपूत शासकों का ही शासन चल रहा था। इस वंश के शासकों में कोमलदेव, युवराज देव, कोमलदेव द्वितीय और गंगे देव ने दक्षिण कौशल तक अपनी सीमाएं बढ़ाई थीं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में तो राजा भोज का एक अलग ही स्थान है। इन्होंने क्या किया था, भोपाल नगर की भी स्थापना की थी। इन्होंने क्या भोपाल नगर की स्थापना की थी, जैसा फिगर में दिख रहा है ये राजा भोज हैं। और इन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों की नीति को आगे बढ़ाते हुए कल्याणी के चालुक्यों से भी संघर्ष में सफलता प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन बनता है भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, राजा भोज ने की थी। और इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गांगे देव को भी परास्त किया था। क्लियर। भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी और इन्होंने भोपाल के निकट भोज सागर एवं भोजपुर नगर की स्थापना भी की थी। तो क्वेश्चन में यही बनता है कि भोजपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा भोज के द्वारा की गई थी। और इसी भोजपुर में एक शिव मंदिर उन्होंने बनवाया था जिसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा गया है। क्वेश्चन बना कि मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भोजपुर के शिव मंदिर को कहा जाता है। हर्ष की मृत्यु के बाद विंध्य प्रदेश में चंदेलों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना चंदेलों ने विंध्य प्रदेश में की थी। और कान्य कुब्ज, अंग, कांची और कलचुरियों से संघर्ष किया था। इस वंश का अंतिम नरेश कौन था, परमादि देव था। तो चंदेल वंश का अंतिम नरेश कौन था, परमादि देव था। और वह पृथ्वीराज चौहान का समकालीन भी था। फिर इसके बाद सन 1202 ईस्वी में कालिंजर पर हमला कर ऐबक ने इसे जीत लिया। तो चंदेलों ने खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया है, तो चंदेल शासकों ने ही कराया है। अब इसके बाद में जैसे ही ऐबक ने कालिंजर पर हमला किया और उसको जीता, तो उसके साथ ही हम बोलें तो मध्य प्रदेश में गुलाम वंश का शासन आरंभ होता है। तो सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने चौहानों की सत्ता दिल्ली से उखाड़ फेंकी। उसने अपने सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का चित्र है। तो इसने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने चौहानों सत्ता को एक प्रकार से ख़त्म कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। गौरी और ऐबक ने 1196 ईस्वी में ग्वालियर के नरेश सुलक्षण पाल को हराया और गौरी की प्रभुसत्ता को सुलक्षण पाल ने क्या किया था, स्वीकार किया था। तो 1196 में ग्वालियर पे किसका शासन हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो गया था। मतलब तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद से ही मध्य प्रदेश में गुलाम वंश का आरंभ माना जाता है। क्लियर। सन 1200 में ऐबक ने पुनः ग्वालियर पर हमला किया और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो गुलाम वंश का शासक कौन, वो स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक। प्रदेश में इल्तुतमिश ने भी आक्रमण किया और मांडू, ग्वालियर, मालवा को जीता। साथ ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी इल्तुतमिश ने लूटा था। क्लियर। अब बात करते हैं खिलजी वंश का आरंभ का। तो मध्य प्रदेश में जो खिलजी वंश है, तो पहली चीज़ तो खिलजी वंश का जो संस्थापक का कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था और मध्य प्रदेश में इसने आक्रमण कर मांडू को जीता था। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। ग्वालियर में गुंबद आकार के विश्राम गृह का भी निर्माण कराया था। जलालुद्दीन ने शासनकाल में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन
का जो सेनापति था अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, मालवा पर आक्रमण किया था। इस समय परमार राजा भोज द्वितीय का शासन था। तो मालवा पर किसका शासन था, परमार राजा भोज द्वितीय का शासन था। इस आक्रमण में उसने भेलसा का दुर्ग जीता था। कौन, अलाउद्दीन ने। उसने कालिंजर जो कि महोबा में है, भेलसा, विदिशा, चंदेरी और धार को भी लूटा था। शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि शिलालेख के आधार पर सार्वभौम शासक किसे कहा गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। बहुत ही प्रतापी सेनापति था। प्रदेश में तुगलक वंश का आरंभ देखते हैं। इसके बाद में पहले तो आया गुलाम वंश, फिर उसके बाद में आया खिलजी वंश, और अब बात करते हैं हम तुगलक वंश की। तो 1324 ईस्वी में बटियागढ़ अभिलेख से, कौन सा अभिलेख, बटियागढ़ अभिलेख, ये किस भाषा में लिखा गया था, ये फारसी भाषा में था। जिससे क्या स्पष्ट होता है कि इस काल में गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य दमोह क्षेत्र में था। तो बटियागढ़ अभिलेख जो कि फारसी भाषा में था, उसमें यह जानकारी मिली कि गयासुद्दीन जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक, उसका आधिपत्य कहाँ था, दमोह क्षेत्र में था। अभिलेख के अनुसार उसने दमोह में एक महल बनवाया था। ठीक। राजकुमार जूना खान, जिसे मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं, ने इसी समय चंदेरी और मालवा पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया था। 1328 ईस्वी के एक अन्य बटियागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में था। ठीक। पहला बताया कि किसमें था, वह फारसी भाषा में था। दूसरा जो अभिलेख मिला था वो संस्कृत भाषा में था। इससे जानकारी मिलती है कि उस काल में दमोह क्षेत्र में सुल्तान महमूद अर्थात मोहम्मद तुगलक का राज्य था। किसका राज्य था, मोहम्मद तुगलक का था। तो पहले अभिलेख के अनुसार किसका जानकारी मिली थी, गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य दमोह क्षेत्र में था, इसकी जानकारी मिली। और दूसरे में यह मिली कि दमोह में सुल्तान महमूद अर्थात मोहम्मद तुगलक का शासन था। दिल्ली सल्तनत के अधीन मालवा के इतिहास को अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता था। ठीक ना, मालवा के इतिहास को किस युग से जाना जाता है, अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश के पतन के दौरान तुगलक गवर्नर दिलावर खां गौरी मध्य प्रदेश में मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। तो मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तुगलक गवर्नर दिलावर खां गौरी ने। दिलावर खां के बाद उसका पुत्र अल्प खां अर्थात होशंग शाह शासक बना। होशंग शाह भी बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति था मध्य प्रदेश की थी। अगर इतिहास की पर्पज से देखें तो होशंग शाह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मांडू को बनाया था। ठीक, होशंग शाह। और मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद, जिसे क्या बोलते हैं, आनंद का शहर माना जाता है, कर दिया। ठीक, तो अपनी राजधानी किसको बनाया था, मांडू को बनाया, और उसका नाम क्या कर दिया था, सादियाबाद कर दिया था। कौन, होशंग शाह। होशंग शाह ने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर को बसाया था। होशंग शाह ने नर्मदा नदी किनारे होशंगाबाद शहर बसाया था। क्वेश्चन बनता है, होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी, होशंगाबाद नगर को किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, होशंग शाह ने बसाया था। होशंग शाह के शासनकाल में चंदेरी में दिल्ली दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया। ठीक, दिल्ली दरवाजे का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया, होशंग शाह के शासनकाल में करवाया गया। इस वंश को समाप्त कर महमूद खिलजी ने मालवा में एक नए खिलजी वंश की स्थापना की। तो होशंग शाह के बाद में इस वंश का समाप्त कर महमूद खिलजी ने क्या किया था, मालवा में एक नए खिलजी वंश की स्थापना की। वर्तमान में मांडू में जो होशंग शाह का मकबरा है उसे महमूद खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, मांडू में है, मांडू में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो महमूद खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। साथ ही साथ मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ भी बनवाया था महमूद खिलजी ने। अब बात करते हैं लोधी वंश की। तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, परंतु वह बहुत ही अयोग्य सुल्तान था। उसके शासनकाल में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। ठीक, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। शासनकाल में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और 1451 में बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी था। इसका उपनाम क्या था, गाजी की भी उपाधि इसने धारण की थी। और 1451 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्लियर। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के समय मालवा में मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, पहला शासक बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला कर राजा विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। राजा विक्रमजीत सिंह कौन थे, विक्रमजीत कौन थे, राजा मान सिंह के पुत्र थे। इनको हराकर ग्वालियर किले पर इब्राहिम लोधी ने शासन किया था। क्लियर।
अब बात करते हैं, इसके बाद में आता है मुगल वंश का आरंभ होता है मध्य प्रदेश में। तो 1526 ईस्वी में, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में नए मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मध्य प्रदेश में बोले तो भारत में मुगल वंश का शासन हुआ था। बाबर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेली और रायसेन पर भी अधिकार कर लिया। तो भारत में साथ साथ मध्य प्रदेश में मुगल वंश का शासन आरंभ हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो कि हुआ था। इब्राहिम लोदी एक्चुअली क्या था, बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था लोगों को, तो उसके लिए क्या बाबर को बुलाया गया था और बाबर ने क्या किया था, उसको हराकर लोदी वंश की स्थापना की थी। मुगल संस्थापक बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर अपना अधिकार कर लिया था। कब, 1528 से 1526 का युद्ध पानीपत का युद्ध था। फिर उसके जस्ट बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर बाबर ने अपना अधिकार जमाया था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय की हत्या कर दी थी। बाबर ने मेदिनी राय की पुत्रियों का विवाह अपने पुत्र हुमायूं और कामरान के साथ में कर दिया था। क्लियर। फिर बाबर ने खानवा का युद्ध भी लड़ा था, जिसमें वह राणा सांगा को हराया था। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से राणा सांगा ने बाबर ने कई युद्ध किए लगातार, 1526 में किया, ठीक ना, 1528 में किया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं सम्राट बना। उसने संपूर्ण मालवा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसके बाद में उसका पुत्र जो था हुमायूं, उसने पूरे मालवा पर अपना अधिकार जमा लिया। हुमायूं ने कन्नौज में शेर शाह के साथ बिलग्राम का युद्ध किया। अब यहाँ पर हुमायूं की हार होती है बिलग्राम के युद्ध में। तो कन्नौज में शेर शाह के साथ में हुमायूं बिलग्राम का युद्ध करता है और उसमें बुरी तरह पराजित होता है। इसके बाद में उसको क्या, भारत छोड़कर जाना भी पड़ता है उस बीच में। इस प्रकार से बीच में थोड़ी देर के समय के लिए सूर्यवंश का भी आरंभ प्रदेश में हुआ था, जिसकी स्थापना कौन की थी, किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। तो कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर इस राज्य के मांडू, उज्जैन, सारंगपुर आदि क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु वह केवल 5 वर्ष ही शासन कर पाया। वह बुंदेलखंड के कालिंजर किले पर आक्रमण किया, जिसमें बारूद फटने से मारा गया। तो केवल 5 साल के लिए मध्य प्रदेश में या भारत में बोले तो सूर्यवंश का शासन हुआ था, जिसमें बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था और 5 साल शासन किया था। फिर प्रदेश में पुनः मुगल वंश का आरंभ होता है। 1555 ईस्वी के सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को परास्त कर अफगानों की सत्ता को भारत से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो 1555 के सरहिंद के युद्ध में इसने सिकंदर सूर को हराया था। 1556 ईस्वी से 1606 ईस्वी में तक अकबर के शासनकाल के दौरान, 1556 से 1606 तक अकबर के शासनकाल के दौरान प्रदेश में मालवा क्षेत्र में अकबर ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। उस समय मांडू ऐश्वर्य के साथ साथ बहादुर शाह और रानी रूपमती के प्रणय स्थल के रूप में भी विख्यात थी। मांडू बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अकबर की प्रदेश में गोंडवाना विजय को महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय इस क्षेत्र का नाम गढ़कटंगा था। क्या नाम था, गोंडवाना का गढ़कटंगा, और जिसका विस्तार 52 गढ़ों तक था। गढ़कटंगा जब बोले तो राजगढ़, यहाँ की जो शासिका थी रानी दुर्गावती, बहुत ही प्रतापी शासिका थी। इसका शासन रानी दुर्गावती ने संभाला था, कि इसका गढ़कटंगा का। रानी दुर्गावती का युद्ध अकबर के साथ हुआ और रानी दुर्गावती पराजित हुई, जिसके फलस्वरूप रानी दुर्गावती ने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात चंद्र शाह ने अपने अधीनता में गोंडवाना राज्य सौंपकर अकबर आगे बढ़ गया। ठीक, तो रानी दुर्गावती का युद्ध किसके साथ में हुआ था, अकबर के साथ में हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती पराजित हुई और कटार घोंपकर स्वयं आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद चंद्र शाह ने अपने अधीनता में गोंडवाना राज्य सौंपकर अकबर दूसरे युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। अब बात आती है प्रदेश में बुंदेला वंश की, कि प्रदेश में बुंदेला वंश का शासन आरंभ होता है। तो 14वीं शताब्दी में प्रदेश में बुंदेला वंश का भी उदय हुआ। इस वंश के राजा ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। यह वंश मुगलों के शासक जहांगीर के समकालीन थे। अब बुंदेला वंश का जो शासन था वह मुगल शासक जहांगीर का समकालिक था। जहांगीर के कहने पर ही अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसके कहने पर की थी, तो अकबर के कहने पर की थी। क्लियर। और यही क्वेश्चन आया था कि जो
बुंदेला वंश था वह किसका समकालीन था, तो मुगल शासक जहांगीर के समकालिक थे। इस वंश के प्रसिद्ध शासक राजा छत्रसाल हुए, परंतु इन्हें भी मुगलों से युद्ध में पराजय ही मिली थी। अब बात करते हैं बघेल वंश का राजवंश मध्य प्रदेश में। तो बघेल वंश का शासन रीवा में था, जिसे पूर्व में भैथा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? भैथा नाम से जाना जाता था। बघेल वंश का शासक कहाँ था? रीवा प्रांत में था। इस वंश के राजा रामचंद्र के दरबार के संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। तो जो तानसेन थे वो मुख्यतः राजा रामचंद्र, बघेल राजा रामचंद्र के दरबार के संगीतज्ञ थे, जिन्हें बाद में मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और उसको नवरत्नों में शामिल किया था। क्लियर। 1539 के चौसा के युद्ध समय बघेल वंश के राजा वीर मान सिंह ने हुमायूं की मदद की और 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो चौसा के युद्ध में बघेल वंश के राजा वीर मान सिंह ने किसकी? हुमायूं की मदद की थी। इतिहास मध्य प्रदेश के इतिहास में 17वीं शताब्दी में मराठों का उदय हुआ। पेशवा बाजीराव ने मध्य प्रदेश कई हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भी मध्य प्रदेश में शासन किया। तो कुल मिला के मराठों के उदय और अंग्रेजी शासन के आने के साथ से मध्य प्रदेश में, या बोले तो भारत में, का आधुनिक काल शुरू होता है। तो इसके बाद जो आधुनिक काल है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए, इससे जो संबंधित हमारे MCQ क्वेश्चन होंगे उसको हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। उसके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जिसको हम कवर करेंगे इस क्लास से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं, तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।